नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। कल की क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 यानी कि वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 में तो हमने इसके क्वेश्चन किए थे बेटा 4। कितने क्वेश्चन किए थे? 4। और आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि बेटा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बेटा इसका हल है, देखो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो वह 10 से विभाजित हो सकती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आएगा। 2 और 5 आएगा। जैसे 10 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 5। आगे देखते हैं बेटा 6 की घात n। 6 की घात n, तो 6 की घात n को हमने देखा तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे 2 गुणा 3 की घात n। अब इनको हमने अलग अलग किया, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। लेकिन हमने यहां पर देखा कि यहाँ इस 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आता है। 5 नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। 5 नहीं आता है। तो 6 की घात n 5 से विभाज्य संख्या नहीं है। 5 से विभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया था और 6 के में 2 और 3 आया है। यदि 5 और आ जाता तो यह 5 से विभाज्य होती। तो अंकगणित
आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमको यह निश्चित कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंडों में 2 और 3 के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं आ सकता है तो हम कह सकते हैं कि n के यानी कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। That's all. अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं तो बेटा देखते हैं। सबसे पहले हल भाज्य संख्या देखते हैं पहले हम कि वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है तो हमारा भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां से हम देखते हैं हमारे पास जो पहली संख्या है हमारे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहां पर 2 खंड है तो यहां से कॉमन आया बेटा 13। क्या आया 13 तो 7 गुणा 11 कॉमन गुणा 13 कम 13 प्लस 13 कम 13 को 11 गुणा 7 से क्या 77 गुणा ये करेंगे 77 प्लस 1
13 कोष्टक 17 और 1 78। 13 गुणा 13 छिक्के 78। तो हमने यहां देखा कि इस संख्या के एक से अधिक क्या है, भाज्य संख्या है, यानी कि एक से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। तो बेटा देखें इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में 1, 6, 13 का भाग जाता है, भाग जाता है। हमें पता है जब एक और स्वयं के अलावा और भी किसी अन्य का भाग जाता है तो वह संख्या कैसी होती है, भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। संख्या नंबर दूसरी, यानी कि सेकंड संख्या है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारे पास है बेटा देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2 फिर 1 और प्लस में 5। तो यहां से लेकर यहां तक 1 और यहां से लेकर यहां तक 1। तो यहां से कॉमन क्या रहा बेटा 5, कॉमन क्या रहा है 5। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, सॉरी यहां से हमने 5 लिया था कॉमन, तो हम क्या क्या करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 एकम 5, यहां पे क्या आएगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5 एकम 5। तो 5 कोष्टक 7 का गुणा किया मैंने 6 से 42, 42 का गुणा किया 1 से 42 गुणा 4 किया 12, 12 गुना 24, 24 एकम 24 प्लस 1। तो बेटा 5 कोष्टक 24 गुना 48 का 8 का हासिल 4, 24 चौके 96, 96 और 4 100, 1008 प्लस 1 तो 5 कोष्टक 1009, 1009। यदि मैं 5 का गुणा करता हूं किससे 1009 से, तो मेरे पास आएगा 5405, यानी कि 5045। तो 5045 में यानी कि हमने, यदि हम इस संख्या को देखें तो इसमें 1, 5 और 1009 का, एक का तो भाग हर संख्या में जाता है, 5 का इसमें जा रहा है क्योंकि इसका इकाई क्या है 5, और 1009 का क्यों जा रहा है क्योंकि हमने जब 5 गुणा किया था 1009 तो हमारे पास क्या आया था 5045। तो 1,5, 1009 से भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या, यह एक भाज्य संख्या है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, के चारों ओर, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में
लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अब फिर से क्वेश्चन देखें। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा बेटा? गोल क्या है? पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान का अर्थ है कि जहां से उन्होंने पहले चलना शुरू किया था उसको ही क्या कहते हैं? प्रारंभिक स्थान। लेकिन इस प्रारंभिक स्थान पर वो दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो बेटा देखते हैं हल। सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लगता है कितना बेटा? 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगता है कितना बेटा? 12 मिनट। तो यानी कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यानी कि यदि स्थान वाला यानी कि प्रारंभिक स्थान पूछता है तो इस ऐसे सवालों का क्या निकालते हैं हम? LCM। किसका निकालेंगे? 18 और 12 का। 18 और 12 का LCM किसका निकालना? 18 और 12 का। तो मैंने यहां से 18 के अभाज्य गुणनखंड किए बेटा 2 का दिया भाग 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड किए 6, फिर 2 का दिया 3 और 3 एकम 3। यहां से देखो
18 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। एलसीएम में क्या होता है बेटा? एलसीएम। यदि हम अलग अलग करके करते हैं तो पहले तो जोड़े वाले संख्या को लेते हैं एलसीएम में। तो एक तो यहां से आ जाएगा इस जोड़े से, एक इस जोड़े से आ जाएगा। किस किस का जोड़ा नहीं है? 2 और 3 का। जिस संख्या का जोड़ा नहीं होता उसे भी हम एलसीएम में लिखते हैं। तो 2 गुणा 3, 3 गुणा 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36। तो एलसीएम 36, एलसीएम 36। तो हम कह सकते हैं अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। डेट्स ऑल बेटा। अब आपकी जानकारी के लिए एक उदाहरण और करा रहा हूं बेटा मैं। उदाहरण नंबर 1, 96 और 404, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा देखें हल। कौन कौन सी संख्याएं? 96 और 404। तो बेटा देखो 96, पहली संख्या 96 है और दूसरी बेटा 404। तो पहले तो 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 का जाएगा भाग, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का दिया बेटा 24 बार जाएगा, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का देंगे 6 और फिर 2 का देंगे 3 और 3 एकम 3। 404 में 2 का जवाब 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2 और 101 का भाग देंगे 101 में तो एक बार। तो बेटा देखो यहाँ 96 के अभाज्य 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3। 404 के बेटा 2 गुणा 2 गुणा 101 या 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, और या इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 101। अब देखते हैं बेटा एचसीएफ। मैंने आपके लिए एचसीएफ मैंने बताया था कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो न्यूनतम घात वाली संख्या को एचसीएफ में लिखा जाता है। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है लेकिन न्यूनतम घात कितनी है? 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 और किसी का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका अर्थ है 2 गुणा 2। तो एचसीएफ बेटा हमारे पास आएगा एचसीएफ बराबर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। अब क्या निकालना बेटा? एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो अधिकतम घात वाली संख्या को कहां लेते हैं? एलसीएम में गुणा। तो अधिकतम घात क्या है? 2 की घात 5। 3 का जोड़ा नहीं है उसे भी एलसीएम में लिखेंगे। 101 का नहीं है तो उसे भी हम कहां लिखेंगे? एलसीएम में। तो यहां से आगे इसको देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। तो बेटा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहां तक हमने किया गुणा 200, सॉरी यहां तक किया गुणा हमने 32 और 3 का गुणा 101 से करेंगे तो 303। 32 गुणा क्या करना है? 32 गुणा 303। तो बेटा 6 और 3 तिया 9।
जीरो का करेंगे तो 0 0, फिर करेंगे बेटा 3 का वही 6 और 9, तो 6 9 6 9, 9696। तो हम कह सकते हैं बेटा LCM, यानी कि इसका क्या होगा 9696, 9696। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपके समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।